वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 6 मार्च और 6 मार्च से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज हम डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही जो भी आपने पहले का पढ़ रखा है पिछला उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लास में रिवाइज होती रहें और आपको चीज़ें याद होती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी हाल ही में यमांडू ओरसी जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। अब आपको बताना ये है कि ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यमांडू ओरसी की। तो यमांडू ओरसी जो है ये अभी हाल ही में उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। किसके बने हैं? उरुग्वे के। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा, उरुग्वे की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। उरुग्वे जो है ये आपका साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर स्थित छोटा सा देश है। देखिए यहाँ पर ये आपको उरुग्वे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो उरुग्वे है ये कहाँ पर? साउथ अफ्रीका का एक देश, साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, सॉरी, ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और अगर हम बात करें तो ये ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अर्जेंटीनिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? ब्राजील और अर्जेंटीना। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा देश है यही है आपका उरुग्वे। समझ में आया? इसके साथ एक ब्राजील के साथ और एक अर्जेंटीना के साथ। ब्राजील एक ऐसा देश है जो इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके इस महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सभी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सभी देश अपनी सीमा जो है वो ब्राजील से साझा करते हैं सिवाय इक्वाडोर और चिली को छोड़ के। चलिए बात करते हैं। अभी हमने बात की राष्ट्रपति की कि यामांडू और ओरसी जो है ये आपके राष्ट्रपति बने हैं उरुग्वे के। अभी हाल ही में नियुक्त कुछ राष्ट्राध्यक्षों की बात करते हैं। अभी हाल ही में जितने भी अभी जो आपने पढ़े हैं कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, चांसलर हो गए, चाहे राष्ट्रपति हो गए, तो उनकी बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा था जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज का नाम आपको ध्यान रखना है। वानुआतु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वानुआतु देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो जोथम नापत बने हैं। ग्रीस के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस बने हैं। बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? बार्ट डी वेवर बने हैं। वहीं पे बेलारूस के राष्ट्रपति की बात करूं अगर मैं, तो बेलारूस के राष्ट्रपति अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। आयरलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है लेबनान के प्रधानमंत्री, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेबनान के प्रधानमंत्री क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? तो लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं वो नवाब सलाम बने हैं। क्योंकि नवाब सलाम का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल जो आपका आईसीजे है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसके भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर लेबनान के राष्ट्रपति की बात करें तो जोसेफ ऑन जो है ये लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आपको नाम ध्यान रखना है, नवाब सलाम और जोसेफ ऑन, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिम्मत शाह का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? हिम्मत शाह की डेथ हो गई है और हिम्मत शाह जो है इनका संबंध है कला से। किस क्षेत्र से? कला से। ऑप्शन डी आप बिल्कुल सही आंसर है आपका। और ये आप देख रहे हैं किसको? हिम्मत शाह को। हिम्मत शाह जो दरअसल कला के अंदर भी बहुत सी चीजें होती है ना, चित्रकला होता है, मूर्ति कला होता है, तो बहुत सी चीजें होती कला के अंदर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो कला की बात करें अगर, तो मूर्ति कला के बहुत ही शीर्ष यानी प्रख्यात कलाकार थे। किसके? मूर्ति कला के, है ना। मूर्ति कला में बहुत ही माहिर थे ये मूर्ति बनाने के अंदर। ठीक है, नाम क्या है इनका? हिम्मत शाह। अभी अगर हम बात करें तो इनका ना 92 वर्ष की आयु में यानी 92 साल की आयु के अंदर इनका हो गया है निधन। और निधन कहां पर हुआ है? तो जयपुर में इनका निधन हुआ है। कहां पर? जयपुर में इनका निधन होता है। और ये गुजरात के बहुत ही फेमस कलाकार हैं, गुजरात के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। और इनका निधन जो अभी हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। ठीक है, और भारतीय मूर्ति कला के शीर्ष कलाकारों में शामिल है ये। मूर्ति कला, ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, कला के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए कुछ अवार्ड्स या आप ये कह सकते हैं कुछ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं? ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार इनको 1956 में मिला है और साथ ही साथ 1962 में मिला है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा? 1956, 1962 में ही मुंबई आर्ट सोसाइटी अवार्ड भी दिया गया है। फिर वहीं पे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल,
भी इनको मिला है 1961 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1988 में। और हाँ, एक ये वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मध्य प्रदेश सरकार वाला। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान जो है 2003 में इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के अंदर ना एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, अभी एक और लोगों का निधन हुआ है। नाम क्या है? अनिल जोशी। एक नाम और ध्यान रखिएगा, अनिल जोशी। अनिल जोशी का भी निधन हुआ है। और ये अनिल जोशी कौन है? तो ये गुजराती कवि हैं। कौन है? एक गुजराती कवि हैं, इनका भी निधन हुआ है। ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर जो है वो किस देश के चांसलर बने हैं? तो क्रिश्चियन स्टोकलर की बात करें अगर हम, तो ये जो चांसलर बने हैं ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। किसके? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्रिश्चियन स्टोकर की बात करूं अगर मैं, तो इन्होंने कार्ल नेहमर के स्थान पर आए हैं, यानी कार्ल नेहमर की इन्होंने जगह ली है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, तो एक बार मैप में देखिए ऑस्ट्रिया को, यूरोपीय महाद्वीप के अंदर स्थित एक छोटा सा देश है। ये जो आप व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है आपका क्या? ऑस्ट्रिया। यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है ये देश। अगर इसकी राजधानी की बात करूं तो वियना इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करूं तो यहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है। अलेक्जेंडर वान डेर बेलन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रिया की बात करूं तो यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड है, इटली है, स्लोवानिया है, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ये कुछ इसके पड़ोसी देश हैं इस ऑस्ट्रिया के। ये छोटा सा ऑस्ट्रिया जो है, यहाँ पे इमेज में मैंने बड़ा इमेज लगा दिया है। ठीक है, तो पड़ोसी देश भी इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। यूरोप महाद्वीप में स्थित ये आपका देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? देखिए, केंद्र सरकार ने अभी प्रोजेक्ट लायन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2927.71 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन के ऊपर मंजूरी दी है। कितना? 2927.71 करोड़ रुपए। ठीक है, करोड़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रोजेक्ट लायन के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके पहले आप यहां पर एक चीज को समझिएगा। अभी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चूंकि इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मोदी जी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अध्यक्षता भी किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, ये जो अभी आपने पढ़ा है कि 2927.71 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, तो क्या क्या इसके अंदर होने वाला है? ध्यान रखिएगा, इसके तहत गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसे शॉर्ट में NRCW कहा जाता है, इसकी स्थापना होगी, यानी ये स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा, वन्य जीवों में बीमारियों की निगरानी और रोकथाम करना इसका उद्देश्य है। और ध्यान रखिएगा, खास तौर पे वे बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है, यानी वो बीमारियां जो इंसानों में फैल सकती है, उनकी रोकथाम करना और उनकी निगरानी करना। समझ में आया? अच्छा, बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉयन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट लॉयन जो है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया। कब लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर को? तो 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लॉयन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें उद्देश्य क्या है, तो जो एशियाटिक लॉयन है, यानी एशियाई जो शेर है, उनकी सुरक्षा करना और उनके आवास का विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट लॉयन का। कब लॉन्च किया गया है? 2020, आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त को। अच्छा, ये तो हो गया आपके प्रोजेक्ट लॉयन। एक आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट टाइगर। पढ़ा क्या होगा? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार तो मतलब मुझे याद है, जहां तक कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पे प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1992 में, 1992 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर तो कई बार पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस
यानी इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लॉयन तो ध्यान रखना ही है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये क्या करती है, ये जो कृत्रिम अंग होते हैं ना उनका निर्माण करती है। और अभी ना पूर्वोत्तर भारत के अंदर पहला सहायक उत्पादन केंद्र जहां पे इन अंगों का निर्माण किया जाएगा, पूर्वोत्तर भारत के अंदर पहला जो है ये उत्पादन केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो त्रिपुरा नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने कहां पर? त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के अंदर जो जिला है उसका नाम ध्यान रखिएगा, सिपाही जाला जिला। क्या नाम है? सिपाही जाला जिला। इस जिले का नाम ध्यान रखिएगा, सिपाही जाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिल नामक स्थान पर शुरू किया गया है। तो जिले का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम चिप, नाम क्या है इस क्वांटम चिप का? ओसेलोट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो ओसेलोट जो है इसको लॉन्च किया है अमेजन ने। किसने लॉन्च किया है? अमेजन ने। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। ये ओसेलोट क्वांटम चिप क्या है? देखिए, क्वांटम चिप का मतलब क्या है? ये एक तरह का कंप्यूटिंग प्रोटोटाइप है, जैसे कंप्यूटर या फोन सॉरी, इसके अंदर आप देखते हैं ना जो चिप लगी रहती है। तो देखिए, जब कभी भी क्वांटम नाम जुड़ जाए, यानी देखिए पहले क्या होता था, पहले अगर आपने पढ़ा हो कंप्यूटर के बारे में तो पहले आपके डायोड लगते थे, फिर आईसी लगने लगी, फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर लगने लगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये चीजें बढ़ रही थी, जैसे जैसे चिप का आकार छोटा होता गया, लेकिन उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती गई। तो ये जो क्वांटम चिप है इसका आकार और भी छोटा हो गया है, लेकिन इसके काम करने की जो क्षमता है, जो स्टोरेज की क्षमता, वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम चिप का मतलब साइज छोटा और काम करने की क्षमता और ज्यादा अधिक, है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम क्या है? ओसेलॉट। ये अमेजन का अपना पहला क्वांटम चिप है जिसे लॉन्च किया है अमेजन ने। अच्छा, अमेजन की बात करें अगर, तो आपको याद है अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अमेजन का क्वांटम चिप। अभी गूगल ने भी अपना एक चिप लॉन्च किया था, विलो चिप, वो आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट का मेजेराना प्रथम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। तो गूगल का चिप ध्यान रखिएगा विलो चिप, और माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना खुद का चिप लॉन्च किया था मेजेराना प्रथम, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का। और अमेजन का मैंने आपको बता ही दिया। तो तीनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा करके रखिएगा, है ना। एक साथ रिवाइज कर लीजिए इन चीजों को सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, 12वां ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय यानी कि रीजनल। 3R का मतलब यहां पर क्या है? यहां पे 3R का मतलब है रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। 3R का मतलब आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसी 3R से मिल करके सर्कुलर इकोनॉमी बनी है ना। मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट एक बार यूज किए जा चुके हैं दोबारा उसका यूज किया जा सके, ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, मतलब जो भी, मतलब बार बार जितना रिसाइकिल किया जा सके या रीयूज किया जा सके उतना अपने को करना है ना। तो 3R का मतलब ध्यान रखिएगा, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, है ना। ये है 3R का मतलब, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? अच्छा, ये जो आपका फोरम है, इस फोरम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अभी इस बार इस फोरम का आयोजन किया गया है अपने भारत में। भारत में कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर राजस्थान में। तो सबसे पहले तो आपका देश का नाम याद रखना है, कहां पर? इंडिया में किया गया है 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन, और अपने भारत में कहां पर? जयपुर राजस्थान में किया गया है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, कुछ चीजों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो आयोजन किया गया है वो 3 से 5 मार्च 2025 तक किया गया है। और इस 3 दिवसीय सम्मेलन के अंदर 500 से भी अधिक, यानी 500 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसके अंदर क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है।
ठीक है। उसके बाद बात करूं अगर मैं, तो उद्देश्य क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी और 3R। 3R का मतलब मैंने अभी बताया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों को नीति संबंधी सुझाव देना। अच्छा, ये तो आपका 12वां था। ये जो अभी आपने पढ़ा ये आपका 12वां था ना, मैंने अभी बताया 12वां फोरम। 11वां कहां पर हुआ था, तो 2023 में हुआ था। कहां पर, कंबोडिया में हुआ था। और पहली बार इसका आयोजन कहां पर किया गया, जो पहला फोरम का आयोजन किया गया था वो जापान में 2009 में किया गया था। और 2009 में ही यूएनसीआरडी, ध्यान रखिएगा इस नाम को, यूएनसीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और 2009 में इसी यूएनसीआरडी ने इस फोरम की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछे शुरुआत किसने की थी, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। कब की थी शुरुआत, 2009 में। पहली बार कहां पर, जापान में हुआ था। पिछली बार 11वां कहां पर हुआ था, कंबोडिया में 2023 में हुआ था। अभी 2025 में कहां पर हुआ है, तो अपने भारत में हुआ है। भारत में कहां पर, तो जयपुर में। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है, तो 12वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप की बात करें अगर यहां पर, तो ये आपके भोपाल में किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। भोपाल किसकी राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे देखिए पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है, एक छोटी सी नाव जैसी आपको दिख रही है ना, पानी की प्रतियोगिता है। और यहाँ पे आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। क्या, 12वां, सॉरी 42 यानी 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनेंगे आप यहाँ पे, तो जो चीजें मैं बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो कब से कब तक, तो 3 से लेकर के 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 12वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप कहां पर किया जा रहा है, तो भोपाल के बोट क्लब स्थित स्टेट वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में किया जा रहा है। कुल इसके अंदर 14 इवेंट का आयोजन किया गया है और इसके अंदर 27 टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। अब इस 27 टीमों में आपको ध्यान रखना है, 23 टीमें जो हैं वो तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके अंदर, और बाकी जो हैं वो आपके आर्मी आर्मी नेवी, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस सहित इन सभी लोगों की टीमों को मिला दिया जाए। आपको पता है ना, आर्मी की भी टीमें होती हैं, नेवी की भी टीमें होती हैं। अगर इन सभी की टीमों को मिला दिया जाए तो टोटल 27 टीमों की भागीदारी रहने वाली है, ठीक है, जिसमें से 23 तो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की टीम हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है, तो बात कर रहे हैं पहली बार डॉल्फिन की गणना हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सर्वाधिक डॉल्फिन जो देखने को मिले हैं वो कहां पर मिले हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे है इस लिस्ट के अंदर, दूसरे नंबर पे है आपका बिहार और तीसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने, तो 2397 डॉल्फिन देखने को मिली है। 2397 डॉल्फिन जो है देखने को मिली है। और ये डॉल्फिन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये नदी डॉल्फिन की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, नदी डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। इसमें भी ये जो नदी डॉल्फिन है ये ज्यादातर ये जो गंगा वाली डॉल्फिन है वो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, अपने यहाँ पे यही पाई जाती है, ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी जो डॉल्फिन की जो गणना हुई है उसकी बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट दी है किसने दी है, पहली बार गणना हुई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो जनगणना मतलब ये जो गणना हुई है डॉल्फिन वाली, इसकी रिपोर्ट किसने जारी की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट को जारी किया है। जनगणना जो है वो 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है, ठीक है। तो 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। कुल डॉल्फिन कितनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 6327 डॉल्फिन आपको ध्यान रखना है। ये टोटल कुल डॉल्फिन है। वहीं पे सर्वाधिक डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डॉल्फिन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2397 डॉल्फिन। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका बिहार, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे नाम आता है असम का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो होगी डॉल्फिन की बात हमने, कि सर्वाधिक डॉल्फिन की बात कर ली हमने। इसके अलावा मैं अगर कुछ नाम यहाँ पे लिखूं तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए मैं इधर ही यहीं पे कर दे रहा हूं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ना गिद्ध की रिपोर्ट आई थी,
गिद्ध की भी तो गणना हुई है, याद आ रहा है किसी को? गिद्धों की भी तो गणना हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि गिद्धों की बात करूं तो 12,000 से अधिक गिद्ध, यानी 12,981 गिद्ध देखने को मिले हैं। तो 12,000 से अधिक गिद्धों के साथ मध्य प्रदेश जो है ये आपका सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं। यानी अपने देश में सबसे ज्यादा गिद्ध किस राज्य में पाए गए हैं गणना के हिसाब से? तो मध्य प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर ही अगर आपको याद हो तो जब बाघ की गणना हुई थी तो सब सर्वाधिक बाघ कहां पर देखने को मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक बाघ देखने को मिले थे। कितने बाघ थे? 785 बाघ। याद आया किसी को बाघों की जब गणना हुई थी तब? उसके अलावा अगर हम बात करें तो यही मध्य प्रदेश के अंदर ही तेंदुआ भी सर्वाधिक पाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि तेंदुआ, तो तेंदुआ की गणना जब हुई थी तो 3,907 तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए देखने को मिले थे। और यहीं पे सर्वाधिक सर्वाधिक जो भेड़िया है वो भी देखने को मिला है। यानी भेड़ियों की बात करें तो सर्वाधिक भेड़िया कहां पर देखने को मिले हैं? 772 भेड़िए देखने को मिले थे। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर एक और चीज सर्वाधिक है। क्या? भेड़िया, गिद्ध, बाघ और तेंदुआ। गिद्ध, बाघ, तेंदुआ और भेड़िया, ये सारे जो आप सुन रहे हैं नाम, ये सब जो है इन सब में मध्य प्रदेश ही आपका शीर्ष पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉल्फिन में आपको पता चल गया डॉल्फिन में कौन शीर्ष पर है? तो डॉल्फिन में आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। एक आपने हिम तेंदुआ पढ़ रखा होगा। कौन सा? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ की बात करें तो सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहां पर? तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुआ देखने को मिले थे 477, 477। भाई कुछ याद भी आ रहा है या फिर बस मैं बोलता ही जा रहा हूं? तो ध्यान से इन चीजों को रिवाइज कीजिए। ये गिद्ध वाला मैंने अभी बताया था, बाघ वाला मैंने पिछली साल बता रखा था, है ना? तो ये जो है आपको सारी चीजें याद रखते हुए चलना है, किस राज्य में सर्वाधिक कौन सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा डॉल्फिन के बारे में। अब डॉल्फिन के बारे में क्या ही बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कि डॉल्फिन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो ये कि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको? जो गंगा डॉल्फिन है उसी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए साइंटिफिक नेम, तो नाम ध्यान रखिएगा प्लेट निष्ठा, है ना? थोड़ी सी हैंडराइटिंग जो है वो गंदी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सुधारने की। प्लेट निष्ठा गंगेटिका, ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है ना? हमारे पास जो डॉल्फिन है उसकी बात कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो स्थानीय भाषा में इसे कुछ लोग सूस भी बोलते हैं, गाँव में इसको अगर आप जाने तो सूस भी बोलते हैं। और ये अंधी भी होती है, इसको दिखाई उखाई नहीं देता है। ठीक है, और कैसे चलती है तो आप सभी को पता ही होगा ना, जो अल्ट्रा वायलेट जो आपकी तरंगे होती हैं, है ना, उसी के थ्रू क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा वायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उसके द्वारा ये अपनी दिशा का निर्धारण करती हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डॉल्फिन होती है ये मछली नहीं होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें से कौन सी मछली है और कौन सी मछली नहीं है। तो बहुत सी ऐसी, जैसे जेलीफिश, इनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? मछली लगा हुआ है ना, फिश लगा हुआ है, उसके बाद भी ये मछली नहीं होती है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये मछली नहीं है, ये स्तनपायी जानवर में आता है। किसमें? स्तन धारी में आता है ये। ठीक है, तो ये मछली नहीं, स्तनधारी है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है इसे। और 5 अक्टूबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है अपने भारत में। अच्छा, अभी हाल ही में पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गंगा डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर? तो बिहार की राजधानी जो पटना है यहां पर खोला गया, गंगा नदी के तट पर जो विक्रमशिला है वहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुबई ओपन 2025 का एकल खिताब जो है अभी हाल ही में किसने जीता है? तो इसका एकल खिताब जीता है स्टेफानोस सितसिपास।
ठीक है, स्टेफानोस सित्सिपास का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये आपका एक टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है, एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसका आयोजन कब से कब तक हुआ था, तो 24 फरवरी को इसका आयोजन शुरू हुआ था और 1 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो 24 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। टेनिस टूर्नामेंट है और यहाँ पर जो एकल खिताब है वो तो स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। वहीं पे बात करें यूकी भाभरी का, तो यूकी भाभरी का नाम आपको इसलिए मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो है भारत के, और जब कोई भी भारत का प्लेयर अगर टूर्नामेंट जीतता है ना, तो वो अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे एलेक्सी पोपिरियन का नाम आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब मैं ये दोनों नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों ने मिल करके युगल यानी जो डबल्स वाला खिताब है वो अपने नाम किया है। ठीक है, तो एक तो एकल वाला एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब भारत का प्लेयर अगर कोई जीता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो दुबई ओपन 2025 में जो एकल का खिताब है, जो सिंगल्स का टाइटल है, वो स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है, और जो डबल्स का टाइटल है वो एलेक्सी पोपिरियन और यूकी भाभरी ने मिलकर के जीता है। ये डबल्स वाला इसलिए याद करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के हैं यूकी भाभरी। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। सॉरी, तो मैंने सबके कमेंट बॉक्स पढ़े थे और कमेंट बॉक्स में जिसके जिसके कमेंट थे सबके मैंने कमेंट पढ़े थे। और मैंने एक चीज और भी पूछा था इसके अलावा, मैंने पूछा था कि अभिनेता जो बेस्ट थे यानी ऑस्कर अवार्ड जिनको, एक्टर का नाम पूछा मैंने एक्ट्रेस का नाम भी पूछा था, है ना, और मैंने डायरेक्टर का नाम भी पूछा था, और लगभग लगभग सभी लोगों ने आंसर दिए थे। तो मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं। एनोरा तो हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म एनोरा है। एक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक्टर के अंदर जो नाम आपको ध्यान रखना है वो किसका नाम ध्यान रखना है, अगर आपको याद आ रहा हो ये क्वेश्चन, है ना, जो मैंने एक बार आपको बाफ्टा भी पढ़ाया था। किसी को याद आ रहा है बाफ्टा अवार्ड के बारे में, किसी को भी बाफ्टा अवार्ड के बारे में कुछ याद आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है बाफ्टा अवार्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं दोनों चीजों को ना एक साथ याद, मतलब आपको याद दिला सकूं। देखिए बाफ्टा अवार्ड में जो आपके एक्टर थे वो सेम एक्टर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे ऑस्कर अवार्ड के अंदर। समझ में आया, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक साथ दो चीजों को रिवाइज करवाने वाला हूं यहां पे। क्या, ऑस्कर अवार्ड में जो एक्टर का खिताब जीता है, मतलब जिन्होंने ऑस्कर का अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का, वो है एड्रियन ब्रॉडी। नाम ध्यान से सुनिएगा, एड्रियन ब्रॉडी, यही नाम है, ये एक्टर है। एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मिक्की मेडिसन का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, मिक्की मेडिसन का, मिक्की मेडिसन नाम ध्यान रखिएगा। और डायरेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो इनको सीन बेकर का नाम ध्यान रखिएगा, इनको मिला है ऑस्कर अवार्ड। तो सीन बेकर ये तो हो गए अलग, इनको अलग कर दीजिए, ये तो ऑस्कर अवार्ड वाले हो गए। अब यहाँ पे मैं याद कराने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो बाफ्टा, जो ब्रिटिश फिल्म जो पुरस्कार था आपका, एकेडमी पुरस्कार था बाफ्टा 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है ना वैसे ही बाफ्टा अवार्ड होता है। तो बाफ्टा अवार्ड के अंदर जो बेस्ट फिल्म थी, यानी जो बेस्ट पिक्चर थी, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, वो कौन सी थी, कॉन्क्लेव। क्या थी, कॉन्क्लेव। और बेस्ट एक्टर आपको ध्यान रखना है एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं अगर मैं, तो वो है मिक्की मेडिसन। यानी एक साथ यहां पर दो चीजें आपको याद करवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है, अनोरा। बाफ्टा 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है, कॉन्क्लेव। और एक्टर की बात करें तो दोनों में सेम, एड्रियन ब्रॉडी और मिक्की मेडिसन, दोनों में ही बाफ्टा में एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का नाम आपको ध्यान रखना है। और ऑस्कर में भी सेम है। तो एक साथ आपको दो फिल्म पुरस्कार के याद हो गए, ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा। ठीक है, चलिए आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, और वो क्या है, वो ये है कि अभी हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि कुल कितनी नवरत्न कंपनी हो गई है, कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या बताना है। और अभी 25वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है और 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है।
ये दोनों ही आपको बताना है। चलिए अब तो पता चल ही गया होगा आपको कि कुल कितनी है, तो कुल 26 नवरत्न कंपनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है 25वें नंबर की कौन सी है और 26वें नंबर की कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा, है ना। 100 लाइक का टारगेट रखा है मैंने, जरूर इसको पूरा कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।